मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। जी हाँ, हर उगता सूरज अपने साथ कुछ सकारात्मक संदेश लेकर आता है और हम भी अपने इस कार्यक्रम नया सवेरा में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज लेकर आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और अगले 1 घंटे में हम देश दुनिया की कई बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर और अगले 1 घंटे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी हमारी सहयोगी जया सिन्हा। शुक्रिया शैला। यकीनन अगले 1 घंटे में होंगी देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट। आपको बता दें कि इस वक्त अगर हम बात करें अहम खबरों में, तो यहाँ पर लोकसभा में जिस तरह से राहुल गांधी का बयान रहा, उसको लेकर इस वक्त हंगामा जारी है। पूरी तरह से गैर जरूरी उस बयान को बताया गया है। साथ ही देश में इस वक्त मॉनसून को लेकर क्या कुछ स्थिति है, उस पर भी डालेंगे नजर। लेकिन आइए नया सवेरा में शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जी हाँ, संसद के दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर आज भी जारी रहेगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में देंगे चर्चा का जवाब। हिंदुओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर चढ़ा सियासी पारा। सत्ता पक्ष ने की माफी की मांग। आपत्तिजनक टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाया गया। संसद सत्र के बीच आज पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए संसदीय दल की बैठक। लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री का किया जाएगा अभिनंदन। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। 26 जून को तिहाड़ जेल से हुई थी गिरफ्तारी। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की पेशी आज। सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का दिया था आदेश। और अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का 8 पदक पर कब्जा। पहलवानों ने शीर्ष पर रहते हुए जीते 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक। तो आइए नया सवेरा में सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश भर की खास खबरों के साथ। जी हां, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में 16 घंटे तो राज्यसभा में 21 घंटे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए रखे गए थे। लोकसभा में कल अभिभाषण पर 40 सांसदों ने चर्चा में भाग लिया था। अनुराग सिंह ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का अनुमोदन किया था और पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंची सांसद बांसुरी स्वराज ने इस अनुमोदन का समर्थन किया था। बीते शुक्रवार को सदन में हंगामे के चलते चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी, तो वहीं कल उच्च सदन में 13 सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया था। तो राज्यसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी जारी। 18वीं लोकसभा का यहां पर जो सत्र है वो लगातार जारी है और जिस तरह से विपक्ष की भूमिका यहां पर सामने आ रही है, उस पर लगातार हंगामा भी हो रहा है। तो अगर आपकी कल की बात करें तो लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहले भाषण पर सियासी उफान आ गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर राहुल ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही फंसते चले गए। राहुल की आपत्तिजनक टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। तो हिंदू विरोधी बयान पर सियासी संग्राम। यहां पर लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर पहला भाषण राहुल गांधी का। काफी उम्मीदें थी, काफी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन यहां पर सरकार को घेरने के चक्कर में खुद ही घिरते नजर आए राहुल गांधी। उनके बयान को पूरी तरह से गैर जरूरी बताया जा रहा है, जहां पर उन्होंने हिंदुओं को हिंसक
कह डाला और यहाँ पर किस तरह से उनकी जो आपत्तिजनक टिप्पणियां रही हैं उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। फिलहाल ये अपडेट है, बड़ा अपडेट आ रहा है यहाँ पर राहुल गांधी से जुड़े इस पूरे विवाद पर। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब हिंदुओं को हिंसक बताया तो पीएम मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर फौरन उस पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बेहद गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो नेता विपक्ष के बयान पर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपत्ति जताई उसी वक्त वहां पर खड़े होकर। और आपको बता दें कि राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कोई भी शिव भक्त यह आपत्तिजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। महादेव के भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया गया है। बार बार उनका ये कहना, आप इसको मजाक के तौर पर ही बोल रहे थे ना, तंज के तौर पर ही बोल रहे थे ना, टॉन्ट ही आप कस रहे थे कि शिव जी ने कहा डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। बार बार ये कहना कि शिव जी ने कहा, शिव जी ने कहा, बार बार उस तस्वीर को, भाई ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सदन है। सदन की एक अपनी गरिमा होती है और बहुत से लोग हैं जो कि शिव भक्त हैं, मैं खुद उनमें से एक हूं। आप कीजिए ना, आप पॉलिटिकल, आपको जितनी आपको भाषणबाजी करनी है आप कीजिए, नीतियों का जितना आपको विरोध करना आप कीजिए, पर इस तरीके से किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी करना और लोगों की व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचाना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी द्वारा संसद में जो हिंदुओं पर टिप्पणी की गई है उस पर कहा है कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं पर टिप्पणियां की हैं वो सत्य से परे हैं। राहुल गांधी ने भारत की मूल आत्मा को लुहुलुहान किया है। इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे, भारत की मूल आत्मा को लौहलुहान करने जैसा है। भारत माता के लौहलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए से राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो चौतरफा निंदा हो रही है राहुल गांधी के बयान पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर जी ने हिंदुओं पर राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। संसद में कुछ जिम्मेदार महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और हिंदुत्व तो ऐसा है कि चाहे विवेकानंद का हो या गांधी का, वो तो सौहार्द और बंधुत्व का ही परिचायक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हिंदुत्व को बारे में ऐसी प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। तो राजनीतिक गलियारों में तो राहुल गांधी के इस बयान की निंदा हो ही रही है, जनता भी निंदा कर रही है। तो वहीं राहुल गांधी के हिंदू को लेकर की गई बयानबाजी से संसद से लेकर मथुरा वृंदावन तक में हंगामा मच गया है। अब संतों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, माफी की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी से पूरे हिंदू समाज को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है। देश के अंदर जो जनभावनाएं थीं कि वो अभी परिपक्व राजनीतिक नहीं हो पाए हैं, आज उनका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने संसद में अपने विपक्ष के नेता होने के बाद पहला दिया है। देश के अंदर जो उनकी अस्वीकार्यता थी, जो उनके मन में देश के हर, चाहे वो युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, व्यापारी हों, सब उनको अपक्व नेता के रूप में समझते हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लगभग संपूर्ण देश के अंदर, विश्व में आज हिंदू समाज के लोग संपूर्ण विश्व के अंदर रहते हैं और अशांति का आरोप हिंदू समाज पर ऐसा अल्पपक्व नेता ही जो कांग्रेस के राहुल गांधी उन्होंने लगाया है। राजनीति में गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। और राहुल गांधी की बुद्धि जो है वो काम नहीं कर रही। वो हमेशा सनातन के खिलाफ बोलते हैं और ऐसे राजनेता को इस प्रकार की धार्मिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
80% लोगों का दिल दुखाया है उन्होंने, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सनातन के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने बहुत ही बेहुदा और शर्मनाक बयान दिया है। हिंदुओं को हिंसावादी कहा है। हिंदू तो अहिंसावादी है, हिंदू तो परोपकार करने वाला है। हिंदू के बराबर तो करुणावान कोई हो ही नहीं सकता। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संसद में ये कहा है, जो कि संविधान का संसद मंदिर कहा जाता है, और इस तरह की बात करना ये गलत है और इस पर हम संत धर्माचार में भारी विरोध है और संसद भवन में सबके सामने राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो राहुल गांधी के बयान पर यहाँ पर बवाल मचा हुआ है और चौतरफा निंदा हो रही है और यहाँ पे उनसे माफी मांगने की बात यहाँ पर कही जा रही है। खबरों में अगर हम बात करें आगे, तो संसद के मौजूदा सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद बुलाए गए पहले संसद सत्र के दौरान एनडीए के सांसदों की ये पहली बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में की जा रही इस बैठक इस लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है कि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। कहा जा रहा है कि लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करने के लिए पीएम मोदी का इस बैठक में अभिनंदन किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि बैठक को न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं, सदन के भीतर विपक्ष के रवैये और संसद सत्र को लेकर कुछ जरूरी निर्देश भी दे सकते हैं। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी मुद्दे पर शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और इस वक्त हम बात कर रहे हैं किस तरह से लोकसभा का जो सत्र चल रहा है वहां पर हंगामा जारी है और साथ ही साथ आज बेहद महत्वपूर्ण एनडीए की संसदीय दल की बैठक भी है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एनडीए दल की बैठक की। जिस तरह से आज ये बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री इसको संबोधित कर सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। क्या कुछ आपको लगता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एजेंडा क्या कुछ रह सकता है, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जो छाए रहेंगे इस बैठक? जया, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद ये पहला सत्र है जो कल तक चलेगा और उससे पहले एनडीए संसदीय दल की ये पहली बैठक है जिसमें अभी तक जो सत्र में हुआ है उसको लेकर आगे की क्या रणनीति होनी है एनडीए सांसदों की, उसको लेकर एक मार्गदर्शन मिलेगा और साथ ही साथ जब सत्र की समाप्ति होगी तो किस तरह से एनडीए के जो सांसद हैं, एनडीए के जो नेता हैं, उस साझा रणनीति के साथ कई मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे, उस पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि ये पहली बैठक है एनडीए संसदीय दल की जो 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हो सकता है। लगातार तीसरी बार जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमने देखा है कि एक इतिहास रचा गया है 1962 के बाद, जब कोई सरकार लगातार तीसरी बार एक नेता की अगुवाई में सत्ता में आई है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी हो सकता है, तमाम एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कल जिस तरह से लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू तो हुई, अनुराग ठाकुर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस चर्चा की शुरुआत की, बांसुरी स्वराज ने उसका अनुमोदन किया, लेकिन जब नेता विपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे तो कई ऐसी बातें उन्होंने कही जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ। सदन के अंदर भी सत्ता पक्ष की तरफ से कई मंत्रियों ने आपत्ति जताई कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो जिन तथ्यों को सामने रख रहे हैं उसके लिए वो एक तरह से देखें बिल्कुल तो शैलेंद्र, आप यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के बयान की बात कर रहे हैं, और इसमें ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह का राहुल गांधी का रवैया है या जिस तरह का विपक्ष का रवैया है सदन में लगातार, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एनडीए की बैठक में कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं? निश्चित तौर पर कैसे जवाब देना है, कैसे जो विपक्ष नैरेटिव खड़ा कर रहा है, कांग्रेस और राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, कैसे उसका जनता के बीच एक जवाब देना है, उस पर एक बात हो सकती है कि साझा रणनीति के साथ, क्योंकि बीजेपी सत्ता पक्ष ये कह रही है कि बहुत सारी बातें जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो दरअसल तथ्य से परे है, सच से अलग है, असत्य बोल रहे हैं। और हमने देखा है कि इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई थी गृह मंत्री अमित शाह ने कि लोकसभा सचिवालय को ये देखना चाहिए कि इनमें से जो आपत्ति ट्रेजरी बंच की तरफ से दी गई है उसको सदन की कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि देर रात कई ऐसे शब्दों को, कई ऐसी बातों को जो राहुल गांधी ने सदन के अंदर कहा था, हिंदू को लेकर या फिर हिंसा को लेकर जो वाक्य कहे थे उनको हटा दिए गए हैं, यानी सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि जांच के बाद असंसदीय वो शब्द पाए गए और उन शब्दों को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन शैलेंद्र एक बात ये भी है, देखिए राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और हम जानते हैं कि शब्दों के जरा से हेर फेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये बात राहुल गांधी भी बखूबी समझते होंगे और इतने बड़े पद पर आसीन होते हुए वो इस तरह की बातें करेंगे, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे और जब वो जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि नेता विपक्ष को वो गंभीरता से सुनते हैं। इसका आशय ये है कि नेता विपक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति को भी गंभीरता से कोई बात सदन के अंदर कहनी चाहिए। किसी सड़क पर या किसी जनसभा में भाषण देना, आरोप लगाना वो अलग बात होती है। सदन के अंदर जब कोई आप आरोप लगाते हैं तो आपको प्रमाणित करना होता है कि वो तथ्य सही है। इसीलिए आप देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जब वो अग्निवीर पर बोल रहे थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये बात सही नहीं है जो मुआवजे की बात अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने कही थी। जब एमएसपी को लेकर वो कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए, उन्होंने कहा एमएसपी जारी है, एमएसपी पर खरीद हो रही है, एमएसपी बढ़ाई गई है। बाद में राहुल गांधी ने सफाई दी कि नहीं, वो एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ जो उन्होंने एक बयान दिया हिंदू को लेकर, वो भी हम देख रहे हैं कि सदन की टिप्पणियों से हटा दिया गया। सदन में कुछ शब्द होते हैं जो असंसदीय माने जाते हैं। किसी व्यक्ति का आप नाम नहीं ले सकते जो सदन का सदस्य नहीं है, वैसे शब्दों को हटाया गया है। राहुल गांधी कई बार ऐसा करते हैं, कुछ उद्योगपतियों का नाम सदन के अंदर लेते हैं, उनको कार्रवाई से हटा दिया गया है। कई शब्द जो असंसदीय माने जाते हैं उनको कार्रवाई से हटा दिया गया है। तो नेता विपक्ष के तौर पर आपको ये समझना होगा कि आप एक गंभीर पद पर हैं और वहां पर केवल बयानबाजी करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि किन शब्दों का चयन किया जाए, किन शब्दों का चयन नहीं किया जाए। आरोप लगाते वक्त आपके तथ्य सही हो, आप जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई सच्चाई हो। यही बीजेपी कह रही है कि देखिए, राहुल असत्य भाषण या असत्य आरोप सदन के अंदर लगाते हैं और बीजेपी ने बाकायदा इसकी जांच की मांग की थी और हमने देखा है कि लोकसभा से कई सारी जो लाइन, कई सारे शब्द राहुल गांधी के बयान से हटा भी दिए गए। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर कल राहुल गांधी ने अपना पहला वक्तव्य यहाँ पर संसद में दिया और उसको लेकर यहाँ पर बवाल मचा हुआ है और समर्थन करती नजर आ रही है कांग्रेस उनके शब्दों के, उनकी बातों के, लेकिन फिर भी सफाई क्यों देनी पड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कांग्रेस से। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार।
समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए अब बात कर लेते हैं केजरीवाल की। जी हाँ, केजरीवाल की अगर हम बात करें तो केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ पर खत्म होती नहीं नजर आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। कल ही केजरीवाल ने ये याचिका लगाई थी कि जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। CBI ने 26 जून को तिहाड़ जेल से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अदालत के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें CBI की 3 दिन की हिरासत में भेजा गया था। और आपको बता दें कि अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की आज पेशी होगी। सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। दरअसल कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था और इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मीपुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले को 50 लाख रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। अदालत ने अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए हैं जिसमें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी के लिए भी कहा गया है, जो कम से कम 6 महीने तक साकेत के सोशल मीडिया हैंडल पर रहनी चाहिए। अदालत ने साकेत गोखले को एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र में अपना माफीनामा प्रकाशित करने का भी आदेश दिया। साथ ही कहा कि आदेश का पालन 8 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। साकेत गोखले द्वारा 13 और 26 जून 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए थे, जो पोस्ट उन्होंने किए थे, जिसके बाद ये मामला अदालत तक जा पहुंचा। दरअसल इन पोस्ट में गोखले ने आरोप लगाया कि लक्ष्मीपुरी ने स्विट्जरलैंड में अपनी आय से अधिक संपत्ति खरीदी है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुंडेश्वर पुरी की ओर से करंजावाला एंड कंपनी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में हर्जाने की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया था। और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए देश भर से आ रहे शिव भक्तों में उत्साह पूरे चरम पर है। 3 दिन में 51,000 से ज्यादा श्रद्धालु दरबार में पहुंचे हैं। सोमवार को जहां पहलगाम और बालटाल मार्ग से तीसरा जत्था रवाना हुआ, तो वहीं घाटी के लिए चौथा जत्था जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से रवाना हुआ। बता दें कि जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से रविवार को 6,619 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना किया गया था। इसमें बालटाल मार्ग से
2781 और पहलगाम मार्ग से 3838 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए। 309 छोटे बड़े वाहनों में बालटाल मार्ग से यात्रा करने के लिए 2106 पुरुष, 508 महिलाएं, 11 बच्चे, 115 साधु और 41 साध्वियां जत्थे में गईं। इसी तरह पहलगाम के रास्ते जाने वालों में 3037 पुरुष, 633 महिलाएं, 7 बच्चे, 126 साधु और 35 साध्वियां जत्थे में शामिल रहीं। बाबा बर्फानी के अलौकिक दर्शनों के लिए आ रहे शिव भक्तों का यात्रा मार्ग में स्थानीय लोग और लंगर कमेटियां जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में मॉनसून भी सक्रिय हो गया है। इससे गर्मी से परेशान यात्रियों को भी थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार जुलाई की शुरुआत के साथ मॉनसून की सक्रियता बढ़ेगी। तो वहीं जम्मू पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए तत्काल पंजीकरण प्रक्रिया भी चल रही है। और श्रीनगर से शब्बीर डार इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं शब्बीर का। शब्बीर, भारी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है श्रद्धालुओं में, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, लेकिन बताएं किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? जो श्रद्धालु हैं किस तरह से उनके लिए तमाम इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा कि पिलग्रिमेज में एक डिवोशन है, एंथुसियाज्म है और उत्साह है। उत्साह की ये यात्रा है, लोगों में काफ़ी जोश खरोश है। जो यात्री जम्मू से होके श्रीनगर जाते हुए पहलगाम और बालतल के बेस कैंपस में जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी हमने देखा है कि एक तो उत्साह है, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों की ओर से वहाँ पे काफ़ी सारे सहूलियात रखी गई हैं। जहाँ के वहाँ ट्रांजिट कैब, रास्ते में जो ट्रांजिट कैब है, वहाँ लोग वहाँ यात्रियों को रुका के उनको उनका खान पान का और पानी का, वॉशरूम का सुविधा है। उसी तरह जब बेस कैंप से वो आगे जाते हैं तो हर ट्रैक को पूरी तरह से सुरक्षा की ओर से सेंसिटाइज किया जाता है। वहाँ पे हर एक चप्पे में फौज के और सुरक्षा बलों की तैनाती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ मुहैया की गई हैं ट्रैक पे, क्या ताकि क्योंकि हाई अल्टीट्यूड ट्रैक है, क्योंकि ये जो केव है, ये जो केव श्राइन है, ये 4000 फीट की ऊंचाई पर है, सतह समंदर से ऊंचाई की फीट पे है। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है यात्रियों को कुछ परेशानियाँ होती हैं, ऑक्सीजन के हवाले से या पानी के हवाले से, ठंड का माहौल होता है। तो इन सब चीज़ों को प्रशासन ने उन पर पूरी वो जो है फैसिलिटीज शब्बीर, जहाँ देखिए प्रशासन सहयोग कर रहा है यात्रा में, आम जन वहाँ के लोग जो हैं वो सहयोग कर रहे हैं, तो वहीं कुदरत भी सहयोग कर रही है। मौसम सुहावना हो गया है तो कहीं ना कहीं ये यात्रा और भी ज्यादा बेहतरीन हो गई है यात्रियों के लिए। जी, हमने देखा कि कई दिनों से कश्मीर में जो हीट वेव चल रही है, काफ़ी गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी आज 1 जुलाई से मौसम में थोड़ी बदलाव आया है। और मेट डिपार्टमेंट ने बोला कि आगे दिनों में थोड़ा कहीं कहीं हल्की बारिश या थोड़ी सी बारिश होंगी। और इस ट्रैक में जो ऊपर वाला ट्रैक है वहाँ पे भी हेल्थ एडवाइजरीज इशू की गई है, लेकिन कुल मजबूत तौर पर मौसम खुशगवार हुआ है। और यात्रियों को जो आने में कुछ गर्मी की जो परेशानी हो रही थी, वो अब बेस कैंप में जब पहुँच रहे हैं तो वहाँ मौसम बिल्कुल खुशगवार हुआ है। बिल्कुल वहाँ पे जो है ठंड का माहौल हो गया है। तो जो प्लेन से यात्री आते हैं गर्मी से जलस के, वो जब बेस कैंप में आते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल उनको वो एसी का फील महसूस हो रहा है, क्योंकि मौसम में काफ़ी बदलाव आ चुका है। और आगे वाले दिनों में थोड़ा मौसम और भी चेंज होगा। कुछ एडवाइजरीज भी इशू की है और यात्रियों को उनका पालन करना होगा, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड ट्रैक है, वहाँ पे उनको अपने साथ स्टिक और छाता और वूलन्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि वो उनको अपने पास रखने चाहिए। लेकिन ट्रैक में हर जगह पे बिल्कुल शब्बीर, तो यहाँ पर यात्रियों का उत्साह देखने लायक है। और साथ ही साथ बता दें कि जो तत्काल पंजीकरण है वो भी इस वक्त जारी है यात्रियों के लिए। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आगे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। तो श्रीनगर से हमारे संवाददाता शब्बीर डार जो बता रहे थे कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा को लेकर इस वक्त जो उत्साह है वो चरम पर है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं खबरों में आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में पहले गर्मी तो अब बारिश लोगों की परेशानी का कारण बन गई है। लगातार हो रही वर्षा के कारण महाराष्ट्र के मुंबई में रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। वहीं गुजरात में जूनागढ़ के विभिन्न हिस्सों में जल जमाव देखा गया। जूनागढ़ के उप जिलाधिकारी JP जाला ने बताया कि गुजरात के जूनागढ़ में 3 राजमार्गों को जल भराव के कारण बंद कर दिया गया है। वहीं 6 अन्य राज्य सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। साथ साथ 29 गांवों से संपर्क टूट गया है, लेकिन वहां पर स्थिति नियंत्रण में है। तो हिमाचल और बिहार के अलग अलग स्थानों में भारी वर्षा की संभावना भी जताई गई है। कहीं मौसम सुहाना हुआ है तो कहीं बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है और आम जो जनजीवन है वो भी खासा अस्त व्यस्त हुआ है। अभी तक जूनागढ़ में स्टेट हाईवे है वो 3 बंद हो चुके, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिंग रोड होते हैं वो 6 बंद हो चुके और पंचायत के 40 रोड बंद हो चुके हैं। और संपर्क जहाँ पे नहीं किया जा सकता ऐसे 29 विलेजेस है वो ओवरटॉपिंग के कारण है, मतलब कि ज़्यादा बारिश के कारण वहाँ पे जा नहीं सकते। बाकी वहाँ पे लोग सेफ है, अभी कोई ऐसा स्थलांतर का कोई प्रश्न नहीं है और धीरे धीरे पानी कम हो जाएगा, उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा। और जो निचान वाले गांव हैं, मतलब कि लो लाइंग एरिया है, वहाँ पे जहाँ पे हमको डैम्स का ओवरफ्लोइंग का डेटा मिला है वहाँ पे हमने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश और बिहार के अलग अलग स्थानों पर भी भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड से मौसम विभाग के अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ साथ नदी के पास रह रहे लोगों को पानी का स्तर बढ़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी गई है। और असम में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। डिब्रूगढ़, नगांव, गोलाघाट समेत दर्जन भर जिले पानी में डूब गए। लोगों के घरों में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में जहां चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है तो वहीं पूर्वोत्तर इसकी मार से कराह रहा है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर घटकर 105.16 मीटर हो गया, जो कि खतरे के स्तर 105.70 मीटर से नीचे है। 19 जिलों के 1275 गांवों में 2,75,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। तिनसुकिया में एक की मौत होने की सूचना मिली है, जिससे इस साल मरने वालों की संख्या 35 हो गई है। 8,146 से अधिक कैदी 136 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। तो वहीं आज असम के लिए रेड अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ डिब्रूगढ़ से सुबीना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। सुबीना, जिस तरह की स्थितियां हैं, अगर ताजा स्थिति पर बात करना चाहे तो अभी क्या कुछ स्थिति है? जी गुड मॉर्निंग शाइला। अभी जो स्थिति है, अगर हम बात करें डिब्रूगढ़ की, तो अभी बारिश फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन हालांकि जो आप मौसम का अगर जायजा ले तो अभी भी क्लाउडी है, मतलब कि भारी वर्षा होने की संभावना है। और IMD का भी जो अलर्ट है वो रेड अलर्ट है आज को असम के लिए, जो कि आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन है असम में आज भी। और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज ऑरेंज अलर्ट है और उसकी वजह से वहां पे भी भारी वर्षा होने की संभावना है। और अब तक जो बात करें, सुबह का ही डेटा आया 6 बजे का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है डिब्रूगढ़ में पहले जो कि वो डेंजर लेवल से ऊपर जा चुकी थी, जो कि डेंजर लेवल है 105 मीटर 0.70 मीटर, और अभी जो है पानी का स्तर कम हुआ है और 105.16 मीटर तक अभी सुबह तक आया है।
और आज ही जो है जो 13 जो मछुआरे थे वो ब्रह्मपुत्र नदी में मछली पकड़ने से किसी आइलैंड में फंसे हुए थे, तो उन्हीं को आज ही सुबह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने उनको रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर, वाया हेलीकॉप्टर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है असम फ्लड्स की स्थिति में, क्योंकि जहाँ पे लोग पहुंच नहीं पाते वाया बोट, वहां पे अगर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी आसानी हो गई। और कल की अगर आप बात करें, जो सिटी में काफी पानी हो गया था और जी सुबीना, जैसे वाटर लॉगिंग इश्यूज हो गए थे और पूरा चारों तरफ नो एंट्री लगा दिया गया था। बिल्कुल, तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया है और कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न भी नजर आ रहे हैं। कोशिश यहां पर जारी है प्रशासन की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। डिब्रूगढ़ से हमारे संवाददाता सुबीना जो बताए थे कि कई जो लोग फंसे हुए थे हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें रेस्क्यू किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी और कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए नया सवेरा। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं संध्या शर्मा। आइए सीधे रुख करते हैं संध्या का। संध्या गुड मॉर्निंग, क्या कुछ खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में? जी गुड मॉर्निंग जया और शहला, और हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। आज के अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में कल विपक्ष के नेता ने जो बात कही, जो बयान दिया, उसको लेकर के अब तमाम दलों की तरफ से और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी और जिस तरह से कल लोकसभा में हंगामा देखने को मिला, वो खबर आज सभी अखबारों में प्रमुखता के साथ ली गई है, पहले पेज पर प्रकाशित की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे लोकसभा में अपनी बात रख सकते हैं, तो आज ये बात भी सभी अखबारों में देखने को मिली है। अगली खबर की बात करें तो नवभारत टाइम्स अखबार ने लिखा है कि देश में कहीं से भी ट्रेन से श्रीनगर जाना होगा आसान। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है। रियासी से संगलदान को CRS की हरी झंडी मिल चुकी है और जल्द ही इस ट्रैक पर दौड़ने लगेगी ट्रेन, जिसके माध्यम से आप श्रीनगर की यात्रा ट्रेन से कर सकेंगे और देश के किसी भी क्षेत्र से, यानी कि किसी भी इलाके से आप कर सकेंगे, तो ये एक बेहद ही अच्छी खबर है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो दैनिक जागरण अखबार ने भारत की आत्मनिर्भरता और भारत किस तरह से रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उसे दर्शाते हुए प्रकाशित की है और लिखा है कि भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक। आपको बता दें कि ये जो गैर परमाणु विस्फोटक है ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होगा और सेबेक्स समेत 3 नए विस्फोटकों के जो फॉर्मुलेशन है ये कहीं ना कहीं भारत की आत्मनिर्भरता और भारत किस तरह से रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उसको दर्शाता है। अगली खबर की बात करें तो हिंदुस्तान अखबार ने आज एक बेहद ही अंतरिक्ष में जाने की भाग्यशाली खबर को प्रकाशित किया है और लिखा है, इसी के साथ हेडलाइन बनाई है कि एक भाग्यशाली भारतीय को मिलेगा अंतरिक्ष की सैर का मौका। जी हाँ, दरअसल ये एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसने भारत समेत 6 लोगों को अंतरिक्ष यात्री बनने का ये मौका दिया है। हालांकि इसको आपको वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा और उसके बाद में इसमें यह भी बताया गया है कि आप इसमें प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपके वोटिंग के आधार पर होगा और कहीं ना कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में जो भारत की मजबूती है उसको दर्शाता है और इसीलिए भारत को इसमें शामिल किया गया है। एक और खबर की बात करें तो आपको बता दें कि 2008 के समझौतों के तहत हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी
को बंदियों, भारत और पाकिस्तान के जो जेल में बंद कैदी होते हैं या फिर जो मछुआरे होते हैं उनको लेकर के एक सूची का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये कल देखने को मिला कि जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था उसके तहत कल भी सूची का आदान प्रदान किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि भारत ने अपनी हिरासत में बंद 366 असैन्य कैदियों और 86 मछुआरों के नाम साझा किए हैं पाकिस्तान को। और साथ ही विदेश मंत्रालय ने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने अपनी हिरासत की जो सूची दी है उसमें 43 असैन्य कैदी और 211 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जिन्हें भारत जल्द ही लाए जाने की कवायद विदेश मंत्रालय की ओर से की जाएगी। और चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं जो कि जीका वायरस से जुड़ी हुई है। जी हां, जीका वायरस के पुणे में जिस तरह से मामले सामने आए हैं उसको लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट पर है और सभी को सतर्क रहने के लिए भी सूचनाएं जारी कर दी गई हैं। इसके लिए स्क्रीनिंग भी की जा रही है, चाहे वो बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, सभी जगह पर स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ एहतियात बरतने के भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। तो आज के अखबारों में ये है अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई तमाम खास और अहम खबरें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या फिलहाल इन सुर्खियों के साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जीका वायरस को लेकर यहाँ पर प्रशासन अलर्ट है और यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, यानी कि सतर्क रहने की इस वक्त काफी आवश्यकता है। तो अखबारों की सुर्खियों के बाद अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गजा पट्टी में हमास को खत्म करने के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने पूर्वी खान यूनिस से नागरिकों को बड़े पैमाने पर निकालने का आदेश दिया है। इससे ये संकेत मिलता है कि सेना जल्द ही दक्षिणी गाजा शहर में अपने हमले फिर से शुरू कर सकती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को रिपब्लिकन समर्थित राज्य के 2 कानूनों की समीक्षा करने का आदेश दिया, जिन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाए थे। बारबाडोस में तूफान बेरल का कहर जारी। तूफान से शहर में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। फिलहाल तूफान को देखते हुए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उधर उत्तर अमेरिका के मैक्सिको में उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस के कारण भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़कें, घर, कीचड़ और लकड़ियों से ढक गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार होइलोपन डे कुआउटेमोक में भूस्खलन से कम 100 घर, 10 वाहन और कुछ मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। आरबीआई ने 4 आसियान देशों के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया है। इसके तहत क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब द्वारा परिकल्पित नेक्सस का उद्देश्य भारत के यूपीआई को आसियान सदस्यों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की तेज भुगतान प्रणालियों से जोड़ना। पीएलआई स्कीम के तहत भारत के मोबाइल फोन निर्यात को मिल रहा है बूस्ट। वित्त वर्ष 24 में भारत के मोबाइल निर्यात में इजाफा हुआ है, वहीं चीन और वियतनाम का मोबाइल निर्यात घटा है। एचएसबीसी के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बढ़ती कंज्यूमर मांग के कारण मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में जून में तेजी देखने को मिली है और इसके कारण नियुक्तियों की दर में 19 वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है। एचएसबीसी के सर्वेक्षण में कहा गया है कि जून में नए निर्यात ऑर्डरों में फिर से काफी वृद्धि हुई है, जिनमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोप और अमेरिका से मांग में बढ़त देखी गई। आरबीआई ने बताया कि 2000 रुपए के 98% नोट बैंक में वापस आ गए हैं, वहीं 7581 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी जनता के पास हैं। आईपीओ के माध्यम से हुंडई लगभग $3 बिलियन जुटाने की कोशिश करेगी। अगर योजना के अनुसार कंपनी का आईपीओ धरातल पर उतरता है तो ये 2022 में आए भारतीय जीवन बीमा निगम के $2.5 बिलियन इशू को पार करते हुए भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा।
तेल विपणन कंपनियों की ओर से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करने का फैसला लिया गया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 1 जुलाई से 30 रुपए की कटौती की गई है। और आइए अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों को शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 8 पदक जीतकर शीर्ष पर रहते हुए अपने अभियान को समाप्त किया। इस प्रतियोगिता में युवा पहलवान अभिमन्यु, जॉन्टी कुमार, साहिल जागलान और अनिरुद्ध कुमार ने स्वर्ण पदक पर कब्जा करने में सफलता हासिल की। वहीं रोहित और जयदीप ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि शुभम और अमित कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रहे। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। आनंद ने फाइनल में स्पेन के जेमे सैंटोस लटासा को 3-1 से हराने में सफलता पाई। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इस हफ्ते से शुरू हो रही पेरिस डायमंड लीग में भाग नहीं लेंगे। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा जांघ की मांसपेशी में परेशानी की वजह से पेरिस डायमंड लीग से नाम उन्होंने वापस लेने का किया है फैसला। पुर्तगाल ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सोमवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने पेनल्टी शूटआउट में स्लोवेनिया पर जीत के साथ अंतिम 8 में प्रवेश किया। पेनल्टी शूटआउट में गए मैच को पुर्तगाल ने 3-0 के अंतर से अपने नाम किया। यूरो कप में ही खेले गए एक अन्य मैच में फ्रांस ने बेल्जियम पर जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कड़े मैच के बीच दूसरे हाफ के 85वें मिनट में बेल्जियम की जैन वर्टेगन के आत्मघाती गोल ने फ्रांस की जीत पक्की की। इसके बाद मुकाबले के आखिर तक कोई अन्य गोल नहीं हो सका और बेल्जियम को फ्रांस के हाथों 1-0 हार झेलनी पड़ी। स्पेन के गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में जीत के साथ अपने अभियान का किया आगाज। अल्काराज ने पहले दौर में मार्क लाजल को सीधे सेटों में 7-6, 7-5, 6-2 से हराया और अगले दौर में प्रवेश करने में सफल रहे। वहीं इटली के यानिक सिनर ने भी विंबलडन में पहले दौर की बाधा पर पार करने में सफलता हासिल की। अपने शुरुआती मैच में सिनर ने जर्मनी के खिलाड़ी को 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 के अंतर से हराया। पुरुष एकल वर्ग में ही खेले गए एक अन्य मैच में 5वीं वरीयता प्राप्त डैनियल मेदवेदेव ने अलेक्जेंडर कोवासिक को 6-3, 6-4, 6-2 के से हराकर अब अगले दौर में अपनी जगह पक्की की। विंबलडन के पहले दौर में ही खेले गए एक अन्य पुरुष एकल मैच में 8वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड ने एलेक्स बोल्ट को 7-6, 6-4, 6-4 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। भारत के सुमित नागल को विंबलडन के पहले दौर में हार झेलनी पड़ी। प्रतियोगिता के पहले ही दौर में सुमित नागल को सर्बिया के मेयोमेर ने 6-2, 3-6, 6-3, 6-4 के अंदर से हराकर अगले दौर में किया प्रवेश। और आइए अब देख लेते हैं खबरें सिने जगत से। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल फिल्म जट से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई फिल्म कल की 500 के बाद 600 करोड़ क्लब में शामिल होने की तैयारी में। पिता की फिल्म कल की 2898 एडी देखने के बाद अभिषेक बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू शेयर किया। उन्होंने सिर्फ एक शब्द में पूरी कहानी बयान कर दी है। अभिषेक ने एक्स हैंडल पर लिखा है, वाओ। 28 साल बाद कमल हासन फिल्म इंडियन बनाकर फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी में। इसकी पहली फिल्म 1996 को रिलीज हुई थी। अब इसका सीक्वल 12 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। अभिनेता लक्ष्य की आने वाली फिल्म किल का दूसरा गाना निकट रिलीज हुआ है। इस गाने को हारून केवी ने कंपोज किया है और सिद्धांत कौशल ने इसके बोल लिखे हैं।
विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्देशित फिल्म हिसाब को लेकर मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा की। फिल्म में शिफाली छाया अहम भूमिका में। करीना कपूर मर्डर मिस्ट्री फिल्म द बकिंघम मर्डर्स में नजर आने वाली है। ये फिल्म 13 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी और इसके साथ ही फिल्म से करीना कपूर का पोस्टर भी साझा हुआ है। कैंसर से जंग लड़ने वाले लोगों के लिए हिना खान ने दिया संदेश, कहा हमें डरना नहीं चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में हिना खान को 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज किया गया है। ईशा अंबानी ने नेरुल स्थित कृष्ण काली मंदिर में की पूजा। पति आनंद पीरामल भी नजर आए। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा। तो वहीं दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ और गंगा के तटवर्ती इलाकों में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी आने की संभावना भी है। तो वहीं 35 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी बताई गई है। और आइए विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं एक नजर। तो इसी के साथ आज के नया सवेरा के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं संत स्कायोबा जिगचेन गोंगो को समर्पित लद्दाख के फ्यांगसे चुप उत्सव की मनमोहक दृश्यों के साथ। बिल्कुल, आप लुत्फ उठाइए इन तस्वीरों का, इन दृश्यों का और हमें दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। जाना सर